हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ बाई बस और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम देखने वाले हैं बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था लोड फ्लो एनालिसिस हम क्यों करते हैं। ठीक है, लोड फ्लो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किसी भी बस पर रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और लोड एंगल फाइंड करना हो तो हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब लोड ये चीज़ हम फाइंड क्यों करते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से, इसमें मुझे कोई ट्रांसमिशन लाइन ऐड करनी है, इसमें मुझे कोई ट्रांसमिशन लाइन ऐड करनी है या ट्रांसफॉर्मर ऐड करना है। ये मैंने ट्रांसफॉर्मर ऐड कर दिया इसमें और एक ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू आगे बढ़ा दिया। ये कोई लोड टू लोड, ठीक है, ये हमारे पास कोई पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसमें मैंने एक ट्रांसफॉर्मर ऐड कर दिया, एक ट्रांसमिशन लाइन ऐड कर दिया। ठीक है, आगे किसी लोड से कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन को ऐड करने से, इसलिए हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। पूरे सिस्टम पे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों को ऐड करने पे। तो जो हमारा लोड फ्लो एनालिसिस होती है उसका मेन एम क्या होता है, फर्स्ट एम हम लिख लेते हैं, एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट एम क्या है, लोड फ्लो एनालिसिस इज डन टू चेक द इफेक्ट ऑफ existing system due to addition of new apparatus like transformer, transmission line and generator। ठीक है, अगर हमारा पास कोई पहले से एग्जिस्टिंग से कोई से पावर सिस्टम नेटवर्क है, ठीक है, उसमें हमें किसी ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसमिशन लाइन को ऐड करना है, उससे पहले जिस भी बस पे हम ऐड कर रहे हैं उसकी रियल पावर और रिएक्टिव पावर और वोल्टेज और लोड एंगल पता होना चाहिए हमें, तभी तो हम इसमें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बस पर हमारा जो पावर लोड फ्लो एनालिसिस का जो फर्स्ट एम होता है वो क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें तीनों चीज़ें ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, तो हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। अब दूसरा एम क्या होता है हमारा, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी मार्जिन। ठीक है, अब हमने इसमें जो ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसमिशन लाइन कुछ भी ऐड कर दिया है तो हमारा सिस्टम अब कितना स्टेबल रहेगा उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हम इस बस पर रियल पावर निकालेंगे। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है, अगर सिस्टम में हल्का सा भी चेंज आए तो सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और कितना मार्जिन रहेगा, कितना वेरिएशन कर सकते हैं हम, तो ये होता है स्टेबिलिटी मार्जिन के उसमें। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। और थर्ड हमारा क्या एम रहता है लोड फ्लो एनालिसिस का, थर्ड एम हमारा रहता है इट इज डन टू डिजाइन द कंपनसेटिंग इक्विपमेंट रेटिंग। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, लोड फ्लो एनालिसिस से हम जो हमें कंपनसेशन डिवाइस लगानी है, शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर और स्टैटिक वीआर कंपनसेशन। किसी भी बस पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर वोल्टेज अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज हो रहा है, तो हमें मान लीजिए अंडर वोल्टेज है तो हमें एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा इस टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज। अगर इस बस का वोल्टेज मुझे कांस्टेंट रखना है, मान लीजिए यहाँ वोल्टेज डिप है, तो
हम क्या करेंगे, एक शंट कैपेसिटर इंस्टॉल करेंगे जिससे कि इस बस का वोल्टेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेटिंग को डिसाइड करने के लिए हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? लोड फ्लो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमें ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर या जनरेटर ऐड करना है तो हमारे सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चेक करने के लिए हम करते हैं। दूसरा क्या होता है, हम स्टडी स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तीसरा, हमें कंपनसेसिंग जो डिवाइस हम इसमें ऐड करते हैं तो उसकी भी हम रेटिंग निकाल लेते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? इन तीनों को अचीव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशन मानने पड़ते हैं लोड फ्लो एनालिसिस करने से पहले। तो फर्स्ट एजम्पशन हमारा क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं इसको हटाता हूँ। अजम्पशन, हमें कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे लोड फ्लो एनालिसिस करने से पहले। अजम्पशन क्या क्या अजम्पशन? फर्स्ट अजम्पशन हम लेके चलते हैं, जनरेटर रिप्रेजेंट एज ए कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन इनटू द सिस्टम। ठीक है, पहला अजम्पशन हम क्या मानेंगे, जो जनरेटर लगा है ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट कर रहा है सिस्टम, पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में। बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर हो गई। ये जनरेटर है वो क्या कर रहा होगा, कांस्टेंट पावर इंजेक्ट कर रहा होगा सिस्टम में। सेकंड अजम्पशन हम क्या लेके चलेंगे, लोड रिप्रेजेंट एज ए कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर विदड्रॉल और पीक्यू लोड। ठीक है, बात क्लियर क्या है? जो भी लोड कनेक्ट होगा वो हम ये मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर ले रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? पहला अजम्पशन हमने देखा कि जनरेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट पावर इंजेक्ट कर रहा है सिस्टम में। दूसरा अजम्पशन हम ये मान के चलेंगे कि जो लोड कनेक्ट है हमारे सिस्टम पर वो कैसा है, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर ले रहा है। ठीक है, थर्ड अजम्पशन हम मान के चलेंगे कि जो हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क है, पावर सिस्टम नेटवर्क इज एज्यूम्ड टू बी बैलेंस्ड। पावर सिस्टम नेटवर्क हमारा कैसा है, बैलेंस्ड है तो हम पर फेस एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और फोर्थ हम मान के चलेंगे ट्रांसमिशन लाइन आर रिप्रेजेंटेड एज इक्विवेलेंट पाई और नॉमिनल पाई मॉडल और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? फोर्थ अजम्पशन हम क्या मानेंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन इसमें कनेक्ट है या तो वो इक्विवेलेंट पाई मॉडल है या नॉमिनल पाई मॉडल है या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, बात क्लियर है? फोर्थ हो गया। फिफ्थ हम ये मान के चलेंगे कि पूरे पावर सिस्टम में कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है, नो हार्मोनिक्स। ठीक है, और सिक्स हम मान के चलेंगे नो HVDC लाइंस, और सेवेंथ हम मान के चलेंगे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है नहीं? ठीक है, इतने अजम्पशन हम मान के चलेंगे, उसके बाद हम लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और एक एट्थ और मान लीजिए, एक और देख लीजिए, जो लोड फ्लो एनालिसिस होती है वो हम शॉर्ट सर्किट एनालिसिस और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस से पहले करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, इट इज डन बिफोर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है?
पहले मैं अब एक बार और बता देता हूँ क्या क्या एजम्पशन हम लेके चलेंगे। जनरेटर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट करेगा। जो लोड कनेक्ट है वो कांस्टेंट पावर लेगा। सिस्टम की फ्रिक्वेंसी पूरी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। सिस्टम में कोई भी HVDC लाइन नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारा सिस्टम होगा वो बैलेंस होगा, जिससे कि हम परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन को हम ये बात में पहले ही बता चुका था कि ट्रांसमिशन लाइन को या तो हम इक्विवेलेंट पाई मॉडल में कंसीडर करेंगे या नॉमिनल पाई या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। बात क्लियर है। इतने एजम्पशन हम लेके चलेंगे। अब हम देखिए बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन, बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन, बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन देख लेते हैं। वो बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन और पावर फ्लो इक्वेशन, पावर फ्लो इक्वेशन, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आयत बस की बात कर रहे हैं हम, ये कोई आयत बस है, इससे एक जनरेटर कनेक्ट है, ठीक है। ये कोई आयत बस है, इससे कोई जनरेटर कनेक्ट है और वो जनरेट कर रहा है SGI। ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जनरेशन, ठीक है। और यहाँ इस बस पे कोई लोड कनेक्ट है, उसकी लोड है, उसकी मान लीजिए डिमांड है, कोई डिमांड बोल दें या लोड बोल दें, एक ही बात है, PDI। I रिप्रेजेंट कर रहा है आयत बस के लिए, ठीक है। इस बस पे वोल्टेज कितना होगा, VI। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने कोई आयत बस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आयत बस की बात कर रहा हूँ जो हम लोड फ्लो एनालिसिस करेंगे फॉर N बस सिस्टम के लिए करेंगे, ठीक है। फॉर N बस सिस्टम, मान लीजिए हमारे जो पावर सिस्टम नेटवर्क है उसमें N बसेस हैं और मैं किसी आयत बस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी आयत बस की बात कर रहा हूँ, उस पर जो जनरेटर कनेक्ट है वो SGI कॉम्प्लेक्स पावर जनरेट कर रहा है और इससे जो लोड कनेक्ट है वो कितनी पावर ले रहा है, PDI, ठीक है। अब इस बस में कितनी कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट होगी उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना ले रहा हूँ मैं इधर। इसमें करंट इंजेक्ट हो रही होगी II, इसका वोल्टेज होगा VI, इसमें जो पावर ले रहा है वो SDI लिखो, सॉरी SDI, कॉम्प्लेक्स पावर लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें जो पावर इंजेक्ट हो रही है वो हो रही है SI। इस बस में जो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है, SI। अगर मुझे SI निकालना है, SI इक्वल टू कितना होगा, कितनी पावर जनरेट हो रही है, SGI, और लोड कितनी पावर ले रहा है, SDI। बात क्लियर है कि नहीं है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ आयत बस पे कोई जनरेटर कनेक्ट है, वो SGI पावर जनरेट कर रहा है और जो डिमांड है हमारी वो कितनी है, SDI, ठीक है। इस बस में कितनी कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही होगी, इस बस में कितनी कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही होगी, जनरेशन माइनस डिमांड, जनरेशन माइनस डिमांड, क्लियर है, ठीक है। और इसमें करंट कितनी इंजेक्ट हो रही है, II, ठीक है। SGI इक्वल टू कितना होगा, SGI इक्वल टू PGI रियल पावर प्लस JQGI। बात क्लियर है। SDI कितना होगा, SDI इक्वल टू PDI प्लस JQDI। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ अब। तो SI कितना आ जाएगा मेरा, PGI प्लस के JQGI माइनस के PDI माइनस के JQDI, ठीक है। तो SI इक्वल टू कितना आ जाएगा, SI इक्वल टू कितना आ जाएगा, PGI माइनस के PDI प्लस के JQGI माइनस के QDI। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और SI इक्वल टू कितना होगा, PI प्लस JQI, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से मैं कंपैरिजन कर दूं तो हमारी PI इक्वल टू कितना आ जाएगा, PGI माइनस के PDI। बात क्लियर है कि नहीं। और QI कितना हो जाएगा, रिएक्टिव पावर इंजेक्शन
ऑफ ith बस क्यू जी आई माइनस के क्यू डी आई। बात क्लियर है कि नहीं है? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट होती है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रियल पावर और रिएक्टिव पावर में। ठीक है, फिर मैंने जो इस बस में जो पावर इंजेक्ट हो रही है वो निकाल लिया है। इंजेक्ट जितनी पावर कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट होगी वो कैसे निकलेगी, जो जनरेट हो रही है और डिमांड क्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब इतने बात हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब इधर आ जाइए, देखिए वी नो दैट कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन क्या होती है, एस आई इक्वस टू वी आई इंटू आई कॉन्जुगेट, यही तो होती है कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, वी आई कॉन्जुगेट इंटू आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? हम जानते हैं किसी भी आयत बस पर कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन कितनी होती है, वी आई उस बस का वोल्टेज इंटू आई कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मैंने इस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, अब किसी भी बस पर, मैंने जब बाई बस बताया था, किसी भी बस पर करंट इंजेक्शन निकालने के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन बताई थी, आई बस इक्वस टू बाई बस इनटू बी बस। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। बाई बस कंस्ट्रक्ट हमने इसीलिए की थी कि हम किसी भी बस का करंट इक्वेशन लिख सकें। ठीक है, अब जब मैंने ये लिख दी तो यहां से करंट इक्वेशन क्या होगी, अब I1 इक्वेशन, अब आई बस बाई बस इंटू बी बस। ठीक है, तो आई यहां से हमारी, अगर मैं आई निकालना चाहूं तो कितनी होगी हमारी, बताइए, बाई I1 इंटू V1 प्लस I2 इंटू V2 प्लस I3 इंटू V3। ठीक है, इसी तरीके से ith बस के लिए कितना हो जाएगा, YI इंटू VI, आगे VIN इंटू B ऑफ N। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर किसी ith बस की करंट इक्वेशन निकालनी है वाई बस के थ्रू तो कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, जैसे वाई बस कंस्ट्रक्ट करी थी ना मैंने ith बस का, तो ith बस की करंट इंजेक्शन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू YI1 इंटू V1। ये वाई बस बताया था ना मैंने पिछले वाई बस कंस्ट्रक्ट कराना, वहां से अगर मैं एक करंट इक्वेशन लगाना चाहूँ तो वो कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई इक्वस टू समेशन ऑफ k इक्वस टू 0, k इक्वस टू 1 टू n I के इंटू बी के। ठीक है, देखिए k की वैल्यू 1 रखोगे, इसमें k इक्वस टू तो YI1 इंटू B1 ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू 2 रखोगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू i रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। k की वैल्यू n रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हमें करंट ही निकालनी थी, हमें अगर कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन निकालना है तो करंट की इक्वेशन चाहिए थी हमें, वो करंट हमने वाई बस के थ्रू निकाल ली। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखिए मैं एक बात मान के चलता हूं। ठीक है, अब मैं इसमें रख देता हूं, चलिए पहले रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकंड में जब रखेंगे तो एस आई कॉम्प्लेक्स इक्वस टू वी आई कॉन्जुगेट इंटू आई की वैल्यू कितनी है, समेशन ऑफ k इक्वस टू 1 टू n YI के इंटू वी के। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, VI। ठीक है, इसको मैं अंदर लेके जाता हूं, k इक्वस टू 1 टू n VI कॉन्जुगेट इंटू वी के इंटू YI, सीक्वेंस ही लिख देते हैं, YI के इंटू वी के। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, जो एज्यूम
वी आई इक्वल टू मॉड ऑफ वी आई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा आई। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं जो इस आयत बस पर जो वोल्टेज है वी आई, वो वी आई का मॉड इनटू उसका एंगल कितना है, डेल आई। ठीक है, इसी तरीके से वी के बस का वोल्टेज कितना है, वी के एट एन एंगल ऑफ डेल के। ठीक है, और वाई आई के इसके साथ जो एंगल बनना है वाई आई के इक्वल टू मॉड ऑफ वाई आई के इनटू थीटा आई के। ठीक है, जिस तरीके से इम्पीडेंस का मॉड लेते थे उसके साथ इम्पीडेंस एंगल आता था, ऐसे ही हमने एडमिटेंस का मॉड ले लिया और ये एंगल मान लिया थीटा आई के। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इसमें मैं पुट करता हूँ। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर ले रहा हूँ, बस फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए हम। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन कितनी आ जाएगी, एस आई कॉम्प्लेक्स इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके एन तक। वाई आई की वैल्यू कितनी है, वी आई की वैल्यू कितनी है, वी आई मॉड वी आई एट एन एंगल ऑफ माइनस के डेल्टा आई। कॉन्जुगेट है ना, इसलिए माइनस आ जाएगा इसमें इसके साथ। ठीक है, वाई आई के इंटू वाई आई के मॉड एट एन एंगल ऑफ थीटा आई के। ठीक है, और वी के साथ कितना है, वी के इंटू डेल्टा के। बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, बस हो गया। ठीक है, एस आई कॉम्प्लेक्स एस आई कॉन्जुगेट इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन वी आई वी के इंटू वाई आई के एट एन एंगल ऑफ डेल के प्लस थीटा आई के माइनस के डेल्टा आई। बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन इधर कितनी हो जाएगी, पी आई माइनस के जे क्यू आई। माइनस क्यों आएगा, कोई कॉन्जुगेट है इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको समेशन के इक्वल टू 1 इंटू एन वी आई वी के वाई आई के डेल्टा के थीटा आई के माइनस के डेल्टा आई। ठीक है, अब इसका देखो, इसका जो एंगल आ रहा है, किसी भी एंगल को जैसे कि मान ले ए थीटा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इस तरीके से तो लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें ये कॉस का टर्म आएगा, ये साइन का टर्म आएगा, क्योंकि ये इसका टोटल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और एंगल इतना है, तो मैं रियल पावर, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर कराऊंगा, तो टोटल रियल पावर इंजेक्शन इनटू आयथ बस कितनी हो जाएगी, पी आई इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 टू एन वी आई वी के वाई आई के इंटू कॉस ऑफ डेल के प्लस थीटा आई के माइनस के डेल आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 4th जो भी है। ठीक है, टोटल रिएक्टिव पावर इंजेक्शन ये माइनस का, इसका साइन में करेंगे तो माइनस के क्यू आई इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से एन वी आई वी के वाई आई के साइन ऑफ डेल के प्लस के थीटा आई के माइनस के डेल आई। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इतनी रियल पावर आएगी, इतनी रिएक्टिव पावर होगी। इस माइनस को मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए, ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं एक सॉल्व हो सकती हैं क्या,
ये दोनों इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट बिना इटरेटिव मेथड से, ठीक है। अब देखिए जो रियल पावर है पी आई, रियल पावर है, वो फंक्शन है किस का फंक्शन है? देखिए यहाँ वोल्टेज, वाई बस वोल्टेज और डेल्टा का फंक्शन है, यानी कि वी और डेल्टा का फंक्शन है। बात क्लियर है? ठीक है। चलो थोड़ा रफ करता हूं उधर, इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। एक लाइन लिख देता हूं, दीज आर नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब जो रियल पावर है वो किस किसका फंक्शन है? वोल्टेज और डेल्टा का फंक्शन है। वाई आई के तो हमें पता है, वाई बस से हम निकाल लेंगे, ठीक है। जो रियल पावर है वो किसका फंक्शन है? वी और डेल्टा का फंक्शन है। इसी तरीके से रिएक्टिव पावर है वो किसका फंक्शन है? वी और डेल्टा का फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए किसी भी बस पर 4 क्वांटिटी अननोन है, ठीक है। जो रियल पावर किसी भी बस पर कितनी इक्वेशन बनेंगी? किसी भी ith बस की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो एक पी आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी ऑफ डेल्टा और क्यू आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी और डेल्टा है। किसी भी ith बस पर कितनी इक्वेशन बनेंगी? किसी भी इक्वेशन पे फॉर ith बस two equation are available and four variable देखिए किसी भी बस पर कितने वेरिएबल होंगे हमारे? P, V और डेल्टा। यहां से देखिए 2 वेरिएबल V और डेल्टा हैं और P और Q। किसी भी बस पर 4 वेरिएबल होंगे। 4 वेरिएबल से हमें कितनी इक्वेशन मिल रही है? लेकिन 2 इक्वेशन मिल रही है बस। 4 वेरिएबल है हमारे पास, 2 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है नहीं? ठीक है। अगर n बस सिस्टम हो तो हमारे पास कितनी इक्वेशन होंगी? फॉर n बस सिस्टम टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाएंगी? 2n। फॉर n बस सिस्टम टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इज 2n एंड वेरिएबल्स आर 4n। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। देखिए अब हमारी रियल पावर और रिएक्टिव पावर आ चुकी है। अब हम बस पे पहुंचने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बस पर, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा कि हर एक बस पर कितने वेरिएबल होंगे? पी, वी, डेल्टा और क्यू आई। 4 वेरिएबल होंगे नहीं होंगे? और लेकिन इक्वेशन हमें कितनी मिल रही है? हर एक बस पर 2 इक्वेशन। 4 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। किसी भी बस पर वेरिएबल कितने हमारे? 4 और इक्वेशन हमारे पास 2 ही अवेलेबल है, सॉल्व हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए किसी भी बस पर 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। बात क्लियर है? अगर nth बस है हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाएंगी? 2n और वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 4n, ठीक है। तो हमें जब भी किसी बस पर ये चारों चीज फाइंड करनी है तो 2 वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे? मान के चलेंगे कि ये हम मान के चलेंगे कि 2 वेरिएबल हमें नोन है और 2 अननोन है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं फिर। It is assumed that each bus has 4 variable and 2 equation. So for the solution of these equation, 2 variables are assumed as known, ठीक है।
किसी भी बस पर हम ये मान के चलेंगे कि किसी भी बस पर दो क्वांटिटी हमें क्या है, नोन है, दो क्वांटिटी अननोन है। तब जब हमारे पास किसी बस पर दो इक्वेशन है, दो क्वांटिटी हमारी नोन हो जाएंगी, तो हम दो क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम नोन क्वांटिटी के बेस पर बस का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बस। ठीक है।